हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजी के फ्री क्लास। आइए आज हम बी एच आई ई 141 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए, बी एच आई ई 141 में हम चीन का इतिहास पढ़ते हैं। इसका टाइम है 1840 से 1978 ईस्वी के बीच में। देखिए, बी एच आई ई 141 में जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे, ये आपके ई एच आई 06 का भी जिनका कोड होगा, सब्जेक्ट कोड, उसका उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्योंकि ई एच आई 06 में हम चीन और जापान का इतिहास पढ़ते हैं, तो चीन का इतिहास हम जो बता रहे हैं, ये ई एच आई 06 के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, जो क्वेश्चन ये बताने जा रहे हैं, ये आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछ लिया जाएगा। 20 नंबर में पूछने का मतलब है कम से कम 500 शब्दों में से लिखना पड़ेगा। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों का तैयारी करके जाए, ताकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसे बना पाइएगा। एक तरह से कम टाइम में आपको रिवीजन हो जाएगा। जो पढ़े हुए हैं तो उसको एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं तो एक बार में यदि आप समझ जाते हैं तो आप इसे एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो आप इसे बना पाइएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या है। 1911 के बाद चीन में नए सांस्कृतिक आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखी। कितने बाद? 1911 के बाद चीन में जो नए सांस्कृतिक आंदोलन जो हुआ है उस पर एक टिप्पणी लिखना है। चीन की सांस्कृतिक क्रांति में बुद्धिजीवियों की भूमिका की चर्चा कीजिए। देखिए, चीन की संस्कृति में बुद्धिजीवियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। सिर्फ इतना प्रश्न रहता तो 10 नंबर का रहता। इसमें कहा है 1911 के बाद जो है चीन में नई सांस्कृतिक आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखनी है। तो पूरा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाएगा। कम से कम 500 शब्दों में इसे लिखना पड़ेगा। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, 1905 में मंचू शासन ने अपने शासन के अंतिम दिनों में, देखिए 1905 के आसपास में जो है चीन में मंचू शासन का शासन चल रहा था। उसके अंतिम दिनों में जो है सुधार कार्यक्रम के तहत नागरिक सेवा परीक्षाओं को समाप्त कर दिया। तो जो भी भर्ती लिया जाता था नागरिक सेवा के लिए, उसके लिए जो है ये नागरिक सेवा परीक्षाओं को जो है मंचू शासन ने समाप्त कर दिया, क्योंकि इसे वह सुधार चाह रहा था। देखिए, इसके बाद इसके स्थान पर भर्ती की कोई नई कारगर व्यवस्था का कायम न की जा सकी। तो जो नागरिक सेवा परीक्षा को जो समाप्त कर दिया गया, तो इसके स्थान पे कोई भी नई कारगर व्यवस्था जो है नहीं ला सकी मंचू शासन। प्रशासनिक तौर पर चीन और भी कमजोर हो गया। तो प्रशासनिक तौर पे जो है चीन और भी कमजोर हो गया, ये नागरिक सेवा परीक्षाओं को समाप्त करके। एक तरफ साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर बीजिंग सरकार राजनीतिक उठापटक, षड्यंत्रों और सत्ता के झगड़े से फंसती जा रही थी। जो मंचू सरकार थी उस पे काफ़ी तरह से जो है बीजिंग सरकार पे काफ़ी लोगों को संतोषजनक, मतलब उससे खुश नहीं था। जो हो रही थी, जो षड्यंत्रों से जो है या एक अलग ही झगड़े में फंस रही थी, जिसके कारण जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर चीन पिछड़ रहा था रह गया। यह इतिहास का एक सत्य है कि किसी भी देश के लोग अधिक समय तक निष्क्रिय, दबे हुए और शोषित नहीं रह सकते हैं। परिवर्तन का दौर आना अवश्य भावी है, और चीन का को बदलाव के पथ पर अग्रसर युवाओं, बुद्धिजीवियों, छात्रों और शिक्षकों ने किया, और जिन्होंने एक जागरूकता पैदा कर चीन को हमेशा के लिए बदल दिया। तो जो आगे चल के जो भाग लिया गया था चीन के मंचू सरकार को दबाने के लिए, जो चीन के युवा थे, बुद्धिजीवी लोग थे, बुद्धिजीवी लोग उसे कहते हैं जो अच्छे पढ़ा लिखा हो और एक अच्छे पद पे हो। ठीक है, छात्र हुआ, शिक्षक हुआ, ये सभी ने एक तरह से जागरूकता की भावना पैदा की चीन के लोगों में। आगे देखिए, प्राथमिक तौर पर यह बौद्धिक क्रांति थी। चारों ओर राष्ट्रीयता, जनतंत्र, उदारवाद, विज्ञान, समाजवाद और साम्यवाद की बातें बौद्धिक परिवेश पर हावी होने लगी। अक्टूबर 1911 की चीनी क्रांति को सतही माना जाता है। तो अक्टूबर 1911 में जो चीन में क्रांति उठी थी, तो उसको सतही क्रांति भी माना जाता है, क्योंकि इससे कई सामाजिक सामाजिक बदलाव नहीं आया। सामाजिक क्रांति की तो बात ही छोड़ दीजिए, पर वास्तविकता यह है कि इस क्रांति के कारण निम्नलिखित परिवर्तन हुए। तो 1911 में जो क्रांति हुई थी, इससे जो है चीन में जो है कई तरह के परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या देखने के लिए मिलता है इस क्रांति के शुरुआत होने के बाद। देखिए, पूरे समाज के स्थानीय स्तर तक शक्ति और सत्ता का बिखराव और सैन्यकरण होने लगा। अपने अपने वैधता के आधार को स्थापित करने में नए गणतंत्र की असफलता
हो गई। सार्वभौम राजतंत्र और इसे वैधानिक बनाने वाले ब्राह्मण संबंधी सिद्धांत की समाप्ति हुई। कई स्तरों पर उस समाज की नैतिक सत्ता का ह्रास हुआ। जो भी नैतिक सत्ता था, उनका धीरे धीरे जो शक्ति था वो कम होता चला गया। नए और पुराने स्थानीय शक्तिशाली और धनवान लोगों के मन में असुरक्षा का भाव पैदा होने लगा। देखिए, चीन में सांस्कृतिक क्रांति, बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका। चीन में जो है सांस्कृतिक क्रांति जो हुई थी, इसमें बुद्धिजीवी वर्ग का लोग लोग की क्या भूमिका थी उसके बारे में जानते हैं। देखिए, हालांकि सामाजिक डार्विनवाद विकासवाद सिद्धांत की भाषा का उपयोग किया गया था, वह पुराने समाज और पुरानी संस्कृति की आलोचनात्मक दृष्टि से देखा गया था, जिन्होंने देश की आत्मा को कैसे पुंग बना डाला था। तो आप देख चुके थे। आगे आगे हम बता दिए कि जो चीन की सरकार जो है किस तरह से लोगों को, और चीन की सरकार किस तरह से पुंग हो गया, मतलब कोई भी उसका वैल्यू नहीं देता था। क्रांति से यह बात साफ हो चुकी थी कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को छोड़े बिना संपूर्ण परंपरागत राजनीतिक संरचना को हटाया नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब कि जो भी समाज में जो कुरीतियां हैं, बिना जो है क्रांति का उसको हटाया नहीं जा सकता था। पुरानी, ये बुद्धिजीवी वर्ग का मानना था, पुरानी परंपरा में न केवल संघर्ष करने की क्षमता थी, बल्कि यह अपने को पुनः स्थापित भी कर सकती थी। जैसे कि युआन शिकाई द्वारा राजतंत्र की बहाली के प्रयास जाहिर था। तो एक चीन के एक था क्रांतिकारी युआन शिकाई, इनके द्वारा जो है राजतंत्र की बहाली का प्रयास किया गया। अतः अब यह एक ही उद्देश्य सामने था, देश की चेतना और सोच में आमूल परिवर्तन परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा था। नव सांस्कृतिक नेताओं का यह मानना था कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक कार्रवाई या संस्थागत सुधार के पहले इस काम को पूरा करना जरूरी है। 1917 में अमेरिका से लौटने के बाद युवा हु सी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 20 वर्षों तक हमें राजनीतिक की बातें नहीं करनी है। तो एक सरकार का एक नेता था युवा हु सी, इनका जब अमेरिका से 1917 में लौट के आया, तो वह कहा कि चीन में जो है 20 वर्षों तक जो है राजनीतिक की बात नहीं करनी है। ठीक है, देखिए आगे। वस्तुतः यह विचार संपूर्ण, मतलब ऐसा हो जाए संभव नहीं था। वस्तुतः यह विचार संपूर्ण नए सांस्कृतिक समूह की आम विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके मुख्य पत्र के नाम से ही पता चलता है कि उनके द्वारा लक्ष्य किए गए श्रोता शिक्षक प्राप्त नवयुवक थे, जो पुराने और सड़े हुए समाज से पूरी तरह प्रभावित नहीं थे। यहाँ भी हम न्यू यूथ की दृष्टिकोण और मुख्य चिंतकों के सोचने में थोड़ा फर्क पाते हैं। अपनी दुविधाओं पर विजय पाकर इन चिंतकों ने भी बदलते समाज में सचेतन विचारों की भूमिका पर बल दिया। जो नया नया युवक था, न्यू यूथ था, तो इस पे बल दिया। हालांकि उनके इस शैक्षिक दृष्टिकोण को भी समर्थन मिलने वाली थी। देखिए, समर्थन मिला कि मंचू सुधार, देखिए उसको जो है, जो भी न्यू यूथ जो थे, उनको एक तरह से समर्थन मिला। शैक्षिक दृष्टिकोण को भी समर्थन मिला कि मंचू सुधार आंदोलन के दौरान परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी, या समाज के संस्थागत ढांचों में इसकी शुरुआत होने वाली थी। नए सांस्कृतिक दल के विश्लेषण ने 1919 के पहले ही उन्हें यह मानने के लिए मजबूर कर दिया था कि संपूर्ण चेतना को बदले बिना समाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींच गई। यह 1919 के पहले नए सांस्कृतिक आंदोलन के एक आयाम के रूप में उभर कर सामने आया। भविष्य में भी यह अंतर जारी रहा। यह विभाजन या संबंध विच्छेद 1905 में ये आगे देखते हैं। अब देखिए, परीक्षा व्यवस्था की समाप्ति में स्पष्ट हो चुका था। जो पहले ही बताए, जो भी नया भर्ती के लिए परीक्षा ली जाती है तो उसको समाप्त किया जाता है, जिसके कारण वहीं से शुरू होता है ये क्रांति। अतीत में भी विद्वान पदाधिकारी के मिले जुले गुट होने पर भी कुछ शिक्षित व्यक्ति पहले बुद्धिजीवी थे और अन्य प्राथमिक रूप से राजनीतिक थे। तो बुद्धिजीवी लोग जो थे पहले शिक्षक थे, और जो है पहले बुद्धिजीवी थे और शिक्षक थे, और बाद में जो है एक राजनीतिक के रूप में चीन में अपना कार्य कर रहे थे। 1919 के बाद भी कई बुद्धिजीवियों ने राजनीतिक जीवन में हिस्सा लिया। इसके बावजूद बुद्धिजीवियों, खासकर शिक्षक और साहित्यकारों ने अपनी एक अवधारणा बना ली थी कि उन्हें स्वायत्ता स्वायत्ता मतलब होता है कि स्वयं का जो
अधिकार होता है, उनके द्वारा जो 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 भी लिया जाता है फैसला, वह उसको अधिकार मिले, मतलब स्वायत्तता का अधिकार हासिल था। यह मानसिकता 1949 के बाद भी कायम रही और वे बौद्धिक जीवन में स्वायत्तता के अधिकार की एक धारणा को साथ लेकर लेकर चले। तो बुद्धिजीवी लोग का क्या था और 1911 की सांस्कृतिक क्रांति में किस तरह से परिवर्तन हो रहा था चीन में, उसको बताएं। यदि एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता तो एक बार और देखिए ये पीछे करके, तो ताकि आपको एक तरह से समझ में आ जाए, आपका एक तरह से रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए कुछ इसको स्टार मार के चलिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी रूप में जरूर पूछेगा और ये आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछेगा। इसे कम से कम 250 शब्दों में लिखने का आप प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, 19वीं सदी में चीन पश्चिमी संबंधों के विकास में अफीम युद्धों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो 19वीं सदी में जो है चीन पश्चिमी संबंधों में जो जो था, किस तरह से विकास हुआ, जिसमें जो अफीम युद्ध का क्या महत्व था, उस पर विश्लेषण करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन, स्टार मार के आप लोग लेके चलिएगा। देखिए अफीम युद्ध 19वीं शताब्दी के मध्य में चीन में पश्चिमी देशों का मतलब हुआ कि ब्रिटिश की सेनाओं और किंग राजवंश के बीच दो सशस्त्र संघर्ष जिसने जिसने 1644 से 1911-12 तक चीन पर प्रशासन किया। पहला अफीम युद्ध 1839 से 42 चीन और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, पहला अफीम युद्ध जो है 1839 से 42 ईस्वी के बीच में चीन और ब्रिटेन के बीच में लड़ा गया था। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 60, जिसे चीन में तीर युद्ध या एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। चीन के खिलाफ ब्रिटेन, दूसरा जो अफीम युद्ध हो रहा था, तो चीन के खिलाफ जो है ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा लड़ा गया और दोनों युद्धों में जो है चीन की पराजय हुई थी। देखिए प्रत्येक मामले में विदेशी शक्तियों की विजय हुई, जो हम बताएं, और मतलब चीन पराजय हुआ और जो सामने वाला था ब्रिटेन, वो विजयी हुआ था और उन्होंने चीन में वाणिज्यिक विशेषाधिकार जो है जीतने के बाद वह प्राप्त किया। आइए इसी को आगे देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, और कानूनी और क्षेत्रीय रियायतें प्राप्त की, जीतने के बाद जो है ब्रिटेन को ये चीज़ मिला। संघर्षों ने असमान संधियों और किंग संप्रभुता पर अन्य घुसपैठ के युग की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गणतंत्र चीन के पक्ष में राजवंश को कमजोर करने और अंततः कमजोर करने में मदद की। देखिए पहला अफीम युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा था चीन में विदेशी मामले में। देखिए अफीम युद्ध अफीम व्यापार को दबाने, एक तरह से देखिए अफीम युद्ध से ही पता चलता है कि अफीम का व्यापार हो रहा था चीन में ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, जब रोका गया पहली बार तो पहला अफीम युद्ध हुआ, दूसरा बार जब रोका गया तो दूसरा अफीम युद्ध हुआ। देखिए अफीम युद्ध अफीम व्यापार को दबाने के चीन के प्रयासों से उत्पन्न हुआ। विदेशी व्यापारी, मुख्य रूप से ब्रिटिश, 18वीं शताब्दी से मुख्य रूप से भारत से चीन को अफीम का अवैध रूप से निर्यात कर रहे थे। तो ब्रिटेन जो है अवैध रूप से जो है भारत में अफीम उपजाते थे और भारत से चीन में ले जाके बेचते थे। लेकिन यह व्यापार लगभग 1820 से नाटकीय रूप से बढ़ा। चीन में परिणामी व्यापक लत के कारण वहाँ गंभीर सामाजिक और आर्थिक व्यवधान पैदा हो रहा था। चीन के लोग जो है अफीम का एक तरह से जो है लत लग गया था उनको, जिसके कारण जो है सामाजिक और आर्थिक व्यवधान देखने के लिए मिलने लगा। वह 1839 में चीनी सरकार ने 20,000 से अधिक अफीम को जब्त कर लिया और नष्ट कर दिया। लगभग 1400 टन टन का यह दावा किया गया ब्रिटिश के द्वारा, जिसे ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा केंटन केंटन एक पोर्ट था चीन में, उसको जो है गुआंगझो भी कहा जाता चीन में रखा गया था। दोनों पक्षों के बीच विरोध जुलाई में बढ़ गया, जब कुछ शराबी ब्रिटिश नाविकों ने एक चीनी ग्रामीण की हत्या कर दी और ब्रिटिश सरकार जो नहीं चाहती थी कि उसकी प्रजा पर, मतलब ब्रिटिश की प्रजा पे जो है कानूनी प्रणाली में मुकदमा चलाया जाए। तो ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि उनकी ब्रिटिश का जो नाविक जलाया था नाविक पे चीन की सरकार कोई प्रणाली या मुकदमा नहीं चलाए। उसने आरोपी पुरुषों को चीनी अदालतों में बदलने से इनकार कर दिया, जो चीन का जो फैसला आया था उसको मानने से जो है इनकार कर दिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा अफीम युद्ध, इसमें क्या प्रभाव पड़ा था। देखिए दूसरा अफीम युद्ध 1850 के दशक के मध्य में, जबकि किंग सरकार ताइपिंग विद्रोह जो 1850 से 64 ईस्वी के बीच में चला था को दबाने की कोशिश में उलझी हुई थी। अंग्रेजों ने चीन में अपने व्यापारिक अधिकारों का विस्तार करने की मांग करते हुए शत्रुता को नवीनीकृत करने का एक बहाना ढूंढ लिया।
अक्टूबर 1856 की शुरुआत में कुछ चीनी अधिकारी ब्रिटिश पंजीकृत जहाज एरो पर सवार हुए, जबकि इसे केंटन में डाक किया गया था। कई चीनी चालक दल के सदस्यों, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया था, को गिरफ्तार कर लिया और कथित तौर पर ब्रिटिश ध्वज को नीचे कर दिया। उस महीने बाद एक ब्रिटिश युद्धपोत ने पर्ल नदी के मुहाने पर चढ़ाई की और केंटन पर बमबारी शुरू कर दी और ब्रिटिश और चीनी सैनिकों के बीच झड़पें हुई। गतिरोध के चलते कारोबार बंद हो गया। दिसंबर में चीनी केंटन में विदेशी कारखानों यानी व्यापारिक गोदामों को जला दिया गया चीनी लोग के द्वारा और तनाव बढ़ गया। इस तरह से जो विदेशी मामला था चीन में, इस तरह से फैलाव हो रहा था। तो एक तरह से आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन करवा रहे हैं। जो नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लेने के बाद उनको ज़रूर समझ में आ जाएगा। जो पढ़े हैं तो उनको एक तरह से रिवीजन हो जाएगा कम टाइम में। 15-16 मिनट का वीडियो है। आपको एक तरह से आप एक बार देख लीजिएगा, एक बार में समझ में नहीं आता तो एक बार और देख लीजिएगा, ताकि कम टाइम में आपका इन अच्छे क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाए। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।